फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 9 की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में जो शुरू के 4 चैप्टर हैं उनको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। तो आज का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो भारत के अलग अलग भागों में जो अलग अलग तरह की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है और जिस तरह के अलग अलग जीव जंतु मिलते हैं वनों के अंदर, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। दो इंफॉर्मेशन है। पहली चीज जिसको पीडीएफ इन क्लासेस का चाहिए है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप चले जाइए। कमेंट्स बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए और जो फ्री पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। दूसरी बात है, ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है। इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पेड क्लासेस की ज़रूरत है, स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो सीधे आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जा कर के आप क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग अपनी पिछली क्लास में थे तो वहाँ मैंने आपको भारत के मैप पर दिखाया था कि हमारे भारत देश में अलग अलग जगह पर जो वर्षा की मात्रा है वो अलग अलग है। कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर बहुत कम होती है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो 23.5 डिग्री की लाइन है, जो कर्क रेखा है, तो हमारी कर्क रेखा से नीचे का जो भारत है वो उष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा से जो ऊपर का भारत है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को रखता है। तो यानी कि भारत में अलग अलग स्थानों पे तापमान, वर्षा की मात्रा अलग अलग है। अब देखिए, तापमान अलग होगा, वर्षा की मात्रा अलग होगी, तो फिर जाहिर सी बात है वनस्पतियां भी अलग अलग तरीके की होंगी। जहाँ ज़्यादा बारिश है वहाँ एक तरह के वन और जहाँ पे कम बारिश है वहाँ दूसरे तरह के वन। तो इस तरह से हमारे देश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे पर्वतों के ऊपर, और मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की, या इनको कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। देखिए, वर्षा वन इसलिए है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है। अब थ्योरी को देखें उससे पहले आप ये सोचिए कि एक स्थान है जहां पर तापमान ज्यादा रहता है, उष्ण कटिबंधीय यानी कि तापमान ज्यादा रहता है। एक तो आपका टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरा वर्षा बहुत हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगेंगे। अब जब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगेंगे, देखिए अगर बहुत सारे पेड़ होंगे तो कुछ को ही केवल धूप मिल पाएगी। तो यानी कि पेड़ क्या करते हैं, धूप को पाने के लिए, अब यहाँ पर इसके पास में बड़ा सा पेड़ है, इसको धूप नहीं मिल रही है छोटे पेड़ को, तो ये क्या करेगा, अपनी लंबाई को तेजी से बढ़ाएगा जिससे इसको भी धूप मिले। तो एक तरह से पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो यहाँ पे होते हैं, उनमें एक कॉम्पिटिशन चलता है धूप को पाने का, और ये बहुत इसीलिए घने हो जाते हैं। और यहाँ पर जो जंगल है या कह लीजिए जो यहाँ पे वनस्पति है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, जैसा मैंने बताया, सूर्य के प्रकाश को पाने का कॉम्पिटिशन होता है पौधों में। इसके साथ ही आपको जब जमीन पे देखेंगे तो इन्हीं बड़े बड़े पेड़ों के सहारे बहुत सारी छोटे छोटे झाड़ियाँ, जो बेल होती हैं, लताएं होती हैं, वो आपको दिखेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बहुत आपको एक घना जंगल दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। अब देखिए, इसको थ्योरी में देख लेते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, यहाँ पर देखिए चित्र में आप देखिए, अब ये जो पश्चिमी घाट का ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये वन मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार में ये वन मिल जाएंगे। असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट पर मिलेंगे। देखिए, ये जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पर, और जो असम के कुछ हिस्से हैं, इन सभी जगहों पर ये आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेंगे। इन क्षेत्रों में ये कह लीजिए कि वहां पर वन विकसित होते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और जो है बहुत ही थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, यानी कि अधिकतर टाइम
वर्षा होती रहती है। ऐसा नहीं है, देखिए अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत कम समय के लिए वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में कम समय के लिए वर्षा होती है। लेकिन ये जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं वहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, यानी कि तापमान ज्यादा रहता है और आर्द्रता बनी रहती है। इसलिए यहाँ पे हर तरह की वनस्पति, यानी बहुत सारी अलग अलग तरह की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं वगैरह उग जाती हैं। और यहाँ पर वनों में आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग ऊंचाई के वृक्ष दिखेंगे। जैसे कुछ वृक्ष हैं जो बहुत ऊंचे चले गए, उसके बाद दूसरे स्तर के वृक्ष हैं जो कुछ कम ऊंचे हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग स्तर पर वृक्ष दिखेंगे। यहाँ पर जो है पतझड़, वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जैसे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के वन है, बिहार के वन है, इनमें एक निश्चित समय पे पतझड़ का मौसम आता है जब वृक्ष अपने पौधे गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कोई फिक्स टाइम ऐसा नहीं होता। ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं, यानी पूरे साल में कभी भी आप यहाँ जाएंगे तो आपको हरे भरे जंगल मिल जाएंगे। अच्छा, इन वनों में पाया जाने वाले जो व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं वो हो गए आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। तो ये सारे वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे पाए जाने वाले अगर जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण वगैरह मिल जाएंगे। एक सींग वाला गैंडा जो है असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब देखिए बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। तो उष्णकटिबंध का मतलब है कि तापमान ज्यादा होगा। पर्णपाती वनों का मतलब है ऐसे वन जो वर्ष में एक निश्चित समय पे अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो हमारे भारत देश में जो पर्णपाती वन है, ये जब शुष्क ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है, यानी जब वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही होती है, ऐसे समय पे 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? जिससे वाष्पीकरण ना होने पाए। जो पानी वृक्षों के पास है वो सूर्य के प्रकाश से कहीं उसका वाष्पीकरण ना हो जाए, इसलिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो अगर इसको हम लोग मैप में देखें तो देखिए ये जितना भी लाइट ग्रीन कलर है ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो भारत के बहुत बड़े यानी हिस्से में ये फैले हुए हैं। कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े हिस्से में फैले हैं। इनको मानसूनी वन भी हम लोग कहते हैं और वहां पर ये मिलते हैं जहां पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अच्छा देखिए, हम लोगों ने कहा 70 से 200 सेंटीमीटर, तो यानी कुछ स्थान ऐसे होंगे जहाँ पे 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, और कुछ स्थान ऐसे होंगे जहाँ 80-90 सेंटीमीटर ही वर्षा हो रही है। तो इस आधार पे हम अपने पर्णपाती वनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्षा के आधार पे या जल की उपलब्धि के आधार पे। तो ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है, इन स्थानों पर आर्द्र या नम पर्णपाती वन मिलते हैं। यानी पर्णपाती वन का एक प्रकार कौन सा हो गया? आर्द्र पर्णपाती वन। ये कहाँ मिलते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो कौन कौन से स्थान हैं? भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, हिमालय के जो गिरिपद प्रदेश है, चित्र में यहाँ पे देखिए ये जो हिमालय के गिरिपद प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिमी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। थोड़ा सा देखिए समझाऊंगा। देखिए हम लोगों ने देखा पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर इस तरफ ये सारे सदाबहार वन है, लेकिन पश्चिमी घाट के दूसरी तरफ कौन से हैं? पर्णपाती वन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जब वायु यहाँ पर आती है, नमी वाली वायु जब यहाँ पे आती है तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी किनारा है इससे टकराती है, ऊपर उठती है और ढेर सारी वर्षा होती है। जबकि जो पश्चिमी घाट का पूर्वी वाला किनारा है, यहाँ पर जब वायु पहुंचती है तो उसके पास उतनी ज्यादा नमी नहीं होती है। तो जब नमी ज्यादा नहीं होगी तो वर्षा भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर सदाबहार वन मिलते हैं, जबकि पूर्वी ढाल पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, यानी यहाँ का मुख्य वन कौन सा है अगर पूछ दिया जाए वो सागौन है। इसके साथ ही बांस, ताल, शीशम, चंदन
रवैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, ये सारे वृक्ष भी आपको आर्द्र या नम पर्णपाती वनों के अंदर दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो ऐसी जगह जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहां पर आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश है, बिहार के मैदान है, इन सभी जगहों पे आपको ये शुष्क पर्णपाती वन मिल जाएंगे, जहां पर आपको सागौन, सार, पीपल, नीम जैसे वृक्ष देखने को मिलेंगे। जहां पर अब देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि जंगलों को साफ करके और खेती है, पशुओं को चराना है, इन सभी कामों के लिए जमीन को यूज किया जा रहा है। जंगली जानवर में यहाँ पर सिंह है, शेर है, सुअर है, हिरण है, हाथी है, ये सब मिल जाते हैं। इसी तरह से बहुत तरह के अलग अलग पक्षी है, छिपकली है, सांप है, कछुआ है, ये भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब बात करेंगे कटीले वन और झाड़ियों की। तो अगर देखिए कहीं पर 70 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है, तो हम लोगों ने देखा था वहां पे शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। लेकिन जब वर्षा किसी स्थान की 70 सेंटीमीटर से भी कम है, तो वहां पर आपको कटीले वन और झाड़ियां देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो वनस्पति है, वो हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। देखिए आपको दिशा ज्ञान हो जाए इसलिए बार बार मैं बना देता हूँ। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो गया, इधर आपका पूर्व हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिमी मतलब इस दिशा में। ये वाले जो सभी हिस्से हैं जो बहुत ही हल्के येलो कलर के हैं, इन सभी हिस्सों में आपको, यहाँ पर भी देखिए, इन हिस्सों में आपको कटीले वन और झाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हो गए इस हिस्से में? जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। इनके ऐसे हिस्से, इन सभी राज्यों के ऐसे हिस्से जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, यानी जो अर्ध शुष्क है, इन सभी जगहों पे कटीले वन और झाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो अगर वृक्ष वगैरह की बात करें, तो अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इन वनों में जो वृक्ष है बिखरे होते हैं। देखिए यहाँ चित्र में देखिए कैसे दूर दूर वृक्ष हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, और इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं क्योंकि पानी बहुत नीचे है, तो बहुत गहराई तक जड़ें चली जाएंगी और चारों तरफ फैल जाएंगी, जिससे कि पानी को ढूंढ पाए। पत्ती यहाँ पर छोटी होती है जिससे कि वाष्पीकरण ना हो, पत्तियाँ बड़ी होंगी तो सारा पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। यहाँ पर शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पौधे पाए जाते हैं। इन जंगलों में क्या क्या आपको मिल जाएगा? चूहा है, खरगोश है, लोमड़ी है, भेड़िया है, शेर, सिंह, जंगली गधा है, घोड़े है, ऊंट है, ये सारे जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए हम लोग बात करेंगे पर्वतीय वन की। तो जो पर्वतीय वन है, इनकी एक विशेषता होती है। देखिए जितना आप ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे, जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, उसी हिसाब से वृक्षों का जो प्रकार है वो भी बदलेगा। यानी कि नीचे के वृक्ष अलग होंगे, दूसरे और अधिक ऊंचाई पर पहाड़ पर आप जाएंगे तो वृक्ष अलग टाइप के होंगे, और ज्यादा जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वृक्ष अलग तरह के होंगे। यानी कि जो ऊंचाई है उसके हिसाब से वृक्षों का प्रकार बदलता जाता है। क्यों बदलता जाता है? तापमान में कमी होती है ऊपर जाने पे, वर्षा की मात्रा बदलती है, इसलिए वृक्ष भी बदलते हैं। एक चीज को हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो 0 डिग्री की लाइन है, जो विषुवत रेखा है, जब हम लोग विषुवत रेखा को देखते हैं तो यहाँ तापमान ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आती है। तो इसी वजह से विषुवत रेखा पे हमारी पृथ्वी पे अलग तरह के वन मिलते हैं, 23.5 डिग्री पे अलग तरह के वन मिलते हैं। इसके बाद और आप ऊपर जाएंगे 60 डिग्री पे अलग तरह के वन मिलेंगे, और 90 डिग्री पे अलग तरह की वनस्पति मिलेगी। ठीक यही चीज पहाड़ों पे है। जैसे हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पृथ्वी पे जाएं तो जैसे अलग अलग तरह के वृक्ष मिलते हैं, वैसे ही पर्वतों पर जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना अलग अलग तरह के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ऊंचाई के हिसाब से देखते हैं। अगर आप 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं तो आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। यानी कि शीतोष्ण यानी कि बहुत कम तापमान नहीं होगा और आर्द्रता पर्याप्त होगी। आर्द्र लिखा है यानी पर्याप्त आर्द्रता होगी। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक है, चेस्टनट है, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं।
फिर अगर आप 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, सीडर है, ये सभी देखने को मिलेंगे। अगर आप मसूरी घूमने जाएं तो आपको देवदार वगैरह मिल जाएंगे। बद्रीनाथ अगर आप जाएं तो आपको रास्ते में मिल जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण तथा उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। फिर से समझ लीजिए, वही बात आ जाती है। देखिए, हिमालय में भी वही है कि एक ढाल जो वायु के सामने पड़ता है उस पर तो ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वन भी ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरा ढाल जहाँ वर्षा कम होती है, क्योंकि वायु की नमी समाप्त हो चुकी होती है दूसरी तरफ पर्वत के पहुँचते पहुँचते, तो वहाँ पर वर्षा कम होती है, तो इसीलिए वहाँ अलग तरह के वन मिलेंगे। तो जो हिमालय के दक्षिणी ढलान है जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर आपको ये वन देखने को मिलेंगे। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, ये देखिए चित्र में, ये जो येलो कलर से दिखाया है, नॉर्थ ईस्ट में आपको ये वन देखने को मिलेंगे। और जब आप देखिए और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, 3000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, तो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान फैले हुए मिलेंगे। यानी कि 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। लेकिन फिर मानिए अब आप 3600 मीटर भी पार कर गए, यानी आप 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे है, तो अब आपको ना शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे जो अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखे, और ना घास के मैदान मिलेंगे। इसकी जगह पे आपको अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलेगी। तो ये अल्पाइन वनस्पति में कौन कौन से वनस्पतियां हैं? जैसे सिल्वर फर है, जूनिपर है, पाइन है, बर्च है, ये सारे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे आप हिम रेखा के पास पहुंचेंगे जहां बर्फ लगातार जमी रहती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार छोटा होता जाएगा। यानी जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं अब आपको लगेगा कि वृक्षों का आकार छोटा होता जा रहा है। आखिर में आपको झाड़ियों के रूप में अल्पाइन, देखिए क्या होगा, वृक्षों का आकार छोटा होता जाएगा और फिर आखिरी में आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो अल्पाइन वनस्पति है ये घास के मैदान में गायब सी हो गई। यानी कि इस तरह के वृक्ष भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो आपको घास के अल्पाइन जो घास है इसका उपयोग करते हुए दिखेंगे, जैसे गुज्जर कम्युनिटी है, बकरवाल कम्युनिटी है, ये जो बककर जातियां हैं अपने पशुओं को, भेड़ वगैरह चराने के लिए इन मैदानों का यूज करती हैं। और अधिक जब आप ऊंचाई वाले हिस्सों में जाएंगे तो आपको टुंड्रा वनस्पति, मांस है, निचन घास है, ये सब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कश्मीरी महामृग है, चितरा हिरण है, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारासिंगा, याक है, हिम तेंदुआ है, गिलहरी है, रीछ है, आई बैक्स है, और कहीं कहीं पे लाल फांडा है, घने बालों वाली भेड़ है, और बकरियां, ये सब देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपके हो गए पर्वतीय वन। अब देखिए फाइनली हम लोग बात करेंगे मैंग्रोव वन की। तो मैंग्रोव वन अपने आप में बहुत विशिष्ट तरह के वन होते हैं। पहली बात है कहाँ मिलते हैं, तो कोई भी समुद्र के किनारे का ऐसा स्थान जहाँ पे ज्वार भाटा आता रहता है, उन जगहों पर ये मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है, जहाँ पर सिनारा होता है, अगर वहाँ पे लगातार समुद्र की लहरें आ रही हैं और वापस जा रही है, सब ज्वार भाटे का सिंपल मतलब है समुद्र के पानी का स्तर ऊपर बढ़ना और नीचे गिरना। तो अगर लगातार समुद्र का पानी ऊपर बढ़ता है, नीचे गिरता है, तो इसकी वजह से जो किनारे का हिस्सा है वहां पर बालू है, मिट्टी है, ये जमा हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर मैंग्रोव वन मिलते हैं। अच्छा, मैंग्रोव वनस्पति की एक बहुत खास बात है कि इसकी जड़ें पानी में डूबी रहती है। ध्यान दीजिए, मिट्टी में नहीं बल्कि पानी के अंदर डूबी रहती है। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है जिसमें इसकी जड़ें देखिए पानी के अंदर आपको डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के जो डेल्टा प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर ये नदियाँ जा करके जहाँ पर ये कह लीजिए नदियाँ जा करके समुद्र से मिलती हैं और वहाँ पर क्या करती हैं, अपने साथ रेत है, बालू है, जो कुछ लाई है उसको समुद्र के किनारे जमा करने लगती हैं। तो ऐसे इन नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। जैसे चित्र में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे यहाँ पे गंगा नदी अपनी जो है आकर के डेल्टा बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंग्रोव वन आपको मिलते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा प्रदेश है यहाँ पर सुंदरी नाम का एक वृक्ष मिलता है जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है।
इसके साथ ही यहाँ पे नारियल, तार, केवड़ा और अंगार के वृक्ष भी मिलते हैं। अच्छा, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये प्रसिद्ध है, इसका आपने नाम सुना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी मिलते हैं। देखिए, कुछ थ्योरेटिकल बातें आती हैं, जैसे कि हमारे देश में वनों की, वन्य जीवों की रक्षा के लिए जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिससे कि इन जीव जंतुओं की रक्षा की जा सके। इसके साथ ही और भी सरकार ने कई सारे कदम उठाए, तो इसको आप याद कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से भारत देश में जो वर्तमान में 18 जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र है, इनके भी नाम दिए गए हैं। तो ये कहाँ पर है, किन राज्यों में है, इस चीज की वो आप याद कर सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने जो भारत में अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं उनको डिस्कस किया। अब हम लोग फिर से मिलेंगे और अपनी क्लास नंबर जो 6 है उसको डिस्कस करेंगे।